जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे 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 दुनिया के जिंदाबाद। पहले भी हम जीते थे, पहले भी हम जीते थे, एक साथी जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। राजेश भाई, अगर आप नारे लगाते रहेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको भूख नहीं लगी। अगर काइंडली प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, अभी मेरे भाषण करने से पहले भाई रूप ने बता दिया कि भोजन का भी इंतजाम है। अगर भोजन की बात हो गई तो पेट में चूहे तो कूद ही रहे होंगे, तो इसलिए मेरी बात को आप सुन लें, नारे पे बाद में लगा लीजिएगा। नादर एलिमेंट्स यूनियन के अध्यक्ष भाई एस के त्यागी जी, दिल्ली मंडल के अध्यक्ष साथी राजेंद्र भारद्वाज, दिल्ली मंडल के मंडल मंत्री साथी अनूप शर्मा जी, हमारे ओबीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथी राजेश जी, सत्यनारायण जी और भी साथी हैं, सत्यपाल जी, हमारे ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ साथी मनोज गुप्ता जी, हमारे अनुज और ऑल इंडिया अम्बेडकर वाहिनी के अध्यक्ष भाई चंद्र प्रकाश और महामंत्री साथी राजीव मीना समाज के अन्य साथी, आज जिन्होंने पगड़ी पहना करके मेरा सम्मान किया, मैं उन सबको इस बात के लिए वचनबद्ध हूं कि आपने मेरा सम्मान नहीं और अपने समाज को हमेशा ऊपर रखने का काम करूंगा। जब तक मेरी सांस है, उनके समाज के लिए जिंदा हूं, उनके समाज के लिए ही आगे भी काम करता हूं। साथियों, ये जो चुनाव है 4, 5, 6 के, ये साधारण चुनाव नहीं। वास्तविकता में तो देखा जाए, मैं आपसे साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि रेलवे में इस तरीके के आखिरी चुनाव, ये सरकार रही तो इस तरीके के चुनाव आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत समझ लेने की जरूरत है। अभी तो क्योंकि हमारा कोर्ट में केस था, हमने कंटेम्प्ट दायर कर दिया, इसलिए ये चुनाव आपको मौका मिल गया मताधिकार का, अदरवाइज कोई मताधिकार मिलने वाला नहीं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले लोग किसी के साथ गले में हाथ डाल करके फोटो खिंचवा करके कहने की जरा हम आपको समर्थन देंगे। ऐसे भिखारी तो आपने कभी देखे नहीं होंगे। सत्ता की कुर्सी और सत्ता में ताकत होती है, ये मैंने जाना, लेकिन सत्ता को यह भी समझ लेना चाहिए कि जो ताकत मजदूरों में है वो सत्ता को हिला देती है और कभी जरूरत पड़ती है तो उखाड़ करके फेंक भी देती है।
इंदिरा जी को बड़ा गुमान था अपने ऊपर, और दुनिया की सबसे बड़ी आयरन लेडी थी, बहुत बड़ी ताकतवर महिला थी, लेकिन 1974 में रेल कर्मचारियों से टकराई तो आपको मालूम है कि 77 में एकदम गायब हो गई। पता नहीं चल रहा था, जैसे शैल चतुर्वेदी की कविता है ना कि सुनो राव अंकल, बुलाओगे डंकल, गेहूं का दाना ढूंढते रह जाओगे। तो उसी तरीके से कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं दिखाई पड़ रहा था उनका। सुभाष भाई सही कह रहा हूं ना, तो पुराना आदमी है, कांग्रेस की रग रग से वापस। तो अत्याचार का क्या असर होता है आपने देखा। इमरजेंसी लगाई मैडम ने, और इमरजेंसी के मुखपत्र पे लिखा कि रेल कर्मचारियों की वजह से हमको इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। क्यों जज ने भाषण दे दिया कि हम दुर्गापुर की भिलाई की भट्टियों को शांत कर देंगे, बदरपुर में जो आपका पावर हाउस है उसमें फैला नहीं जाएगा। हाथ में रहे, वो हाथ पार करने की कोशिश ना करे, वरना ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, ये अपने महाजूर मजदूरों की जमात है। अगर इसने हाथ पार कर दी तो सत्ता के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये बात मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं। आप स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए अपने कोख से पैदा हुई यूनियनों को, जाए वोट मांगे, लेकिन धमकाइए नहीं। और मुझे बहुत अफसोस होता है अपने उन साथियों पर जो उनकी धमकी में आ जा रहे हैं। किसी को कुल लालच दिया जा रहा है, किसी को लालच दिया जा रहा है। एक साहब जो है वो एमएलए बनने के लिए आतुर घूम रहे हैं, पहले कांग्रेस में जाकर के मत्था फोड़ी कर लिए, अब उनको लगता है कि शायद इसी रास्ते से हम जो है वो एमएलए की कुर्सी पर पहुंच जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कर रहा राजू भाई, सही है ना? तो ये स्थिति है। क्या सेवा करेंगे मजदूर? सेवा करेंगे तो चंद्र प्रकाश करेंगे, सेवा करेगा तो राजीव भी नहीं करेगा, क्योंकि इनके दिमाग में सत्ता नहीं है, इनके दिमाग में सेवा है। जो सेवा का संकल्प लेकर के चला है वो सेवा के मार्ग पर ही आगे बढ़े। हम लोगों का संकल्प ही सेवा है, इसीलिए एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर प्रजातांत्रिक संगठन चलाते हैं। यही हमारा दर्शन, और यह दर्शन बाबा साहब का दर्शन, यह दर्शन उसका दर्शन है जिसने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यह उसका दर्शन। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, अदरवाइज कुछ ऐसी बातें भी कर सकता हूं जो ठीक नहीं होंगी, लेकिन ये चुनाव है, चुनाव हो जाने दीजिए, इन सब पर भी चर्चा होगी। मैं अपने ओबीसी के साथियों को, अंबेडकर वाहिनी के साथियों को, एस्मा के साथियों को, और भी कुछ साथी हैं, उनके सबके साथ चुनाव के बाद बैठ करके आने वाले कल के लिए, भारतीय रेल के रेल कर्मचारियों के लिए, इस भारतीय रेल के लिए एक नया और स्ट्रेटजी तैयार करने का काम करूंगा, ताकि इस सरकार से लोग बात किए जा सके। मैंने कहा अपने साथियों से कि अभी पिछली बार जब सरकार आई थी सत्ता में, तो उन्होंने एक
अपना 100 दिन का कार्यक्रम, जब भी आते हैं जीत करके तो अपने 100 दिन का कार्यक्रम एजेंडा बनाते हैं या नहीं बनाते? पिछली बार जब एजेंडा बनाया था तो हमारे पुराने वाले मंत्री जी थे, नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। उन्होंने एजेंडे में क्या रखा था कि जितने भी कारखाने हैं सबको किसी न किसी प्रोडक्शन यूनिट में मिला दिया जाएगा और फिर उसको एक निगम बना दिया जाएगा, और निगम बन जाएंगे तो उसके बाद में फिर आप जानते हैं कि वो बाजार में लग जाएगा, लिस्ट हो जाएगा और फिर उसको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। हमारी जो ओएचई है उसका भी एक कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं। हमसे कहा, हमने कहा हम नहीं मानते आपकी बात। एक दिन मैं बाहर था, मुझे फोन आया, कहने का भाई साहब कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ। कब आएंगे? हमने कहा कल आऊंगा। कल आपसे बहुत जरूरी मिलना है। हमने कहा ठीक है। मैं गया मिलने के लिए, कहने लगे कि आप बहुत नाराज हैं कारपोरेशन बनाने की बात जब मैं करता हूँ। हमने कहा हाँ नाराज हैं। आप क्यों नाराज हैं? हमने कहा इसलिए कि कारपोरेशन का मतलब है कि आज नहीं तो कल उसको बिकना है और हम बिकना नहीं चाहते। कहले आप समझते नहीं है, लोगों को 10-12% ज्यादा मिल जाए। तो मैंने उनके चेहरे करीब देखा, हमने कहा कि 10-12% ज्यादा मिल जाएगा। यही उपदेश आप हमको बीएसएनएल वालों को भी दे रहे थे। जब बीएसएनएल को कारपोरेशन बनाया जा रहा था तो यही उपदेश उनको भी दिया गया। आज क्या हालत है? 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही। हमने कहा हम 4% कम तनख्वाह पे काम कर लेंगे, लेकिन हम कारपोरेशन नहीं बनने देंगे। ये बात आपको साफ समझना चाहिए। हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी रहेंगे। हमको सरकारी कर्मचारी से कोई अलग हटा नहीं सकता। ये बात आपको साफ समझना चाहिए। अल्टीमेटली आपने देख लिया, कुछ भी निगम में नहीं जा पाया ना, कुछ गया नहीं निगम में, नहीं गया ना। क्यों नहीं गया? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत थी, ये लाल झंडे की ताकत थी, ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ताकत थी, जिसकी वजह से ये अभी हमारे दूसरे मित्र मामले में कोई शिकायत, इसलिए साफ हो जानी चाहिए। समर्थक है कि नहीं? क्योंकि पिछले वाले ने तो हमारी नींद हराम कर रखी थी। एक और बात कही उन्होंने ओएचई के मामले में, कहले हम इसको आईआरएफसी को दे देते हैं। वो तो आप ही का है। हमने कहा हमारा नहीं है, आईआरएफसी हमारा नहीं है, भारतीय रेल का होगा, लेकिन हमारा नहीं है, वो कारपोरेशन है। अरे भाई आपके लोग रहेंगे तो सरकारी। हमने कहा आईआरएफसी चाहेगा तब ना। आज हमको ले लेंगे आप और कल हमारे लात मारेंगे कहीं बाहर जाओ। हमारा जो वेंडर है हम उससे इस काम को कराएंगे, जी से कराएंगे, लश्काम से कराएंगे, और कोई नहीं होगा तो अडानी को बुला लेंगे जो सबसे नजदीक है दिल के। वो भी नहीं कर पाएगा तो उसका बड़ा भाई अंबानी है, उसको बुला लेंगे। ये भी इनसे काम नहीं चलेगा तो किसी अमेरिकन कंपनी को बुला लेंगे, विस्कॉन्सिन सेंट्रल को बुला लेंगे। तो मैंने कहा नहीं चलेगा। और मुझे उस दिन बड़ी खुशी है, जिस दिन हमको उन्होंने बुलाया तो हमने हमसे कहा कि भाई हम इसको आईआरएफसी को दे देते हैं। तो हमने कहा कि यू आर सेलिंग आवर एसेट्स टू आईआरएफसी, आप बेच रहे हैं इसको। तो वो बहुत शॉक्ड हो गए और उन्होंने बाइट के ऊपर फोन लगाया। तो मुझे नहीं मालूम किसको बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेंबर फाइनेंस हाजिर हो गया और वो भी नॉर्दर्न रेलवे के पूर्व पीएफए अनूप प्रसाद। मैंने कहा यार इसको क्यों बुला लिया? मैं पता नहीं, मेरा बड़ा अच्छा मित्र मजदूर हितैषी, जिनने अकाउंट्स वाले साथी हैं, मेरे दावे को खारिज नहीं कर सकते। क्यों गांधी बाबा? उसको बुला लिया उन्होंने। उनसे कहने लगे यार आप इन लोगों को समझाते नहीं हो,
उन्होंने कहा क्या? कहले ये कह रहे हैं जो ये हमारा प्रस्ताव है कि IRFC को मैं OHC को दे दूं, तो ये कह रहे हैं कि यू आर सेलिंग अवर एसेट, आप इसको बेच रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अपने जीवन में ऐसा अधिकारी नहीं देखा। आई सैल्यूट हिम। उस बंदे ने मेरे सामने, मंत्री के सामने कहा कि यस सर, इट इज ए सेलिंग, ये बेचना है। मैंने अपने जीवन में ऐसा अवसर नहीं, जिसे इतने बेबाक तरीके से करिए। ही वाज शॉक्ड। वो कभी सोचते नहीं थे कि उनका मेंबर फाइनेंस जो उनके सामने ऐसी बात करे। लेकिन जो सत्यता है, अल्टीमेटली वो चले गए, हमारी रेल बच गई, हमारे एसेट्स बच गए। अब दूसरा बार आया, उसने कहा भाई बताइए, हमारे सामने नहीं किया, DRMs की कॉन्फ्रेंस में किया, उन्होंने जनरल मैनेजर की कॉन्फ्रेंस में किया और मेरे सामने भी कहा कि मैं फेडरेशन की बात से सहमत हूं। जहां कहीं भी हमारे पास में कर्मचारी हैं, हमारे पास में मशीन है, हमारे पास मटेरियल है, हम मोटिवेट करेंगे कर्मचारियों को और ज्यादा से ज्यादा काम हम अपने कर्मचारियों से कराएंगे। जब हमको कोई ऐसी जरूरतें पड़ जाएगी तो फेडरेशन से बात करेंगे और हम उसके बगैर हम अपने यहाँ ऐसा उत्पाद बनाएंगे कि हम अपने देश में भी चलाएंगे और उस उत्पाद को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम अपने कर्मचारियों के बूते पर ये करने का काम करेंगे। तो हमने सरकार को, अधिकारियों को, मंत्रियों को गाली देने का ठेका नहीं दिया। जो अच्छी बात करेगा हम उसकी सराहना करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जो मजदूर हितों के खिलाफ, कर्मचारी हितों के खिलाफ बात करेगा, उसका पूरी ताकत से विरोध भी करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो चक्का जाम भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, सब कुछ। आज भाइयों ने एक फोटो लगा दी है सामने, देख रहे? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, आपका साथी हूं, लेकिन जो दूसरे साथी हैं उनको आप पहचानते होंगे, कौन है? कभी आपने किसी मजदूर नेता के सामने इनको इतना खुश देखा है जितना ये दिखाई पड़ रहा है? ऐसे नहीं है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है जो इनको खुश रखने में मजबूर कर। ऐसे नहीं है। कोई चला रहा है, कह रहा है कि हमें चाहिए हूं बहू। मैंने उससे पूछा, अबे तेरे पास हूं तो है नहीं, बहू कहां जाएगा? पहले हूं बोला। बच्चा पैदा करने की हैसियत नहीं है और आकर के कहते हैं हमें चाहिए हूं बहू। एक दूसरे साथी हैं, वहां गए तो युद्ध कर रहे थे फोटो खिंचवाने के लिए, इतने डिसिप्लिन है। फोटो निकाल के देख लो, निकाल के फोटो देख लो, अपने अध्यक्ष को ही धक्का मार दिया। इतने अनुशासित लोग हैं। कभी बोलते हैं ये स्कीम ठीक नहीं है, एक ही साथ में बोलते हैं ये स्कीम बहुत ठीक है। वही नहीं बोलते हैं, उनके बड़े वाले भी बोलते हैं, कहते हैं इट्स नॉट सेलेबल, और दूसरी साथ में कहते हैं इट्स एक्सीलेंट स्कीम, ऑन रिकॉर्ड है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कहीं इधर उधर। तो भाई ये बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? शाम के टाइम में करो, थोड़ा सा एक दो पैक लेने के बाद तो समझ में आता है। दिन दहाड़े तो ये ठीक नहीं है। हमने किसी साथी से कहा यार ये इसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कुछ हिल गया है। मतलब
बच्चा पैदा हो गया तो उसको ऑन करने में तकलीफ हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि हाँ मेरा बच्चा है, फोटोएं छाप रहे हैं, इसके जनक ये, इसके जनक ये। तो खैर हम लोग प्रधानमंत्री वित्त मंत्री तो हैं नहीं जो हम लोग कुछ पैदा कर दे बना दे, लेकिन हाँ ये सही है कि जो लड़ करके ले करके आते हैं उसको ओन करते हैं, उसको डिनाई नहीं करते। मैं सहमत हूं इस बात से कि भाई हमारी मांग ओपीएस थी, हमने 36 जमातों को इकट्ठा किया एक मंच पर, SC ST एसोसिएशन के साथियों को भी जोड़ने का काम किया था। एक मीटिंग में आए भी थे, उसके बाद नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथी तो हमारे साथ आए, बहुत बड़ी तादाद में है, ओबीसी के साथी थे, रेल की तमाम जमात थी। राष्ट्रपति को 1 करोड़ से ज्यादा सिग्नेचर भेजे, मसाल जुलूस निकाले, राज्यों में प्रदर्शन किए, जिलों में प्रदर्शन किए, डीआरए माफी में प्रदर्शन किए, और बाद में 10 अगस्त को आप तमाम साथियों ने इस रामलीला मैदान को लाल और लाल कर दिया। मैं आपको सल्यूट करता हूं, मैं आपको सलाम करना चाहता हूं। चंदन भाई, ओ भाई चंदन, यार क्यों ऐसी बातें करते हैं? एनआरएमयू देने में विश्वास करती है, आज तक दिया ही है, जब तक एनआरएमयू रहेगी तब तक देती रहेगी, किसी से कोई लेने वाली नहीं। लेने वाले व्यापारी हैं, वो लेते हैं, हम तो चंदा लेते हैं, उसमें कोई कसर नहीं है। 500 रुपये जरूर लेंगे, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं। कहते हम 200 लेते हैं, ये 500 लेते हैं। हमारे साथियों ने उनसे कहा कि भैया हम 500 लेते हैं सिर्फ एक बार साल में, तुम तो रोज ही लेते हो। वो तो साल में 1 रुपये 500 लेते, कोई नहीं है टक्कर में। फिर वही बात, ये घमंडिया बातें हमको अच्छी नहीं लगती। तो मैं आप तमाम साथियों से यही कहना चाहता हूं कि सारा आंदोलन आपने चलाया, जनवरी के महीने में 3 डिग्री टेम्परेचर पे आप भूख हड़ताल पे बैठे या नहीं बैठे? जंतर मंतर पे आपने उससे पहले भूख हड़ताल की कि नहीं की अपने रेलवे स्टेशन पे? ये कहां थे ये लोग जो अब कहते हैं कि हमें चाहिए ओपीएस, हमें चाहिए फुलना, हमें चाहिए ढिगना? कहां थे आंदोलन के समय? कहां थे ये? कहां से कर लेंगे? लड़ेंगे है नहीं, इस स्ट्रगल में रहेंगे नहीं, बैठ करके तय कर लेंगे कि हाँ हम आपके साथ रहने वाले हैं, और जब करना होगा तो गायब हो जाएंगे। आज नहीं, ये तो पुरानी आदत है इनकी। 60 में भी तय किया था, हाँ बिल्कुल साथ में रहेंगे, हड़ताल करेंगे। उसके बाद में एक शपथ पड़ी, कांग्रेस पार्टी की सत्ता में थी, आकर के रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे भाषण कर दिया। ये तो राजनीतिक लड़ाई है, लोग डीए के लिए लड़ रहे थे, अब ये कहते डीए हम लाए। लोगों ने गोलियां खाई, दाऊद में हमारे 5 साथी शहीद हो गए, उनके खून से ये डीए आया, हमारे संघर्ष से डीए आया। 60 में जो 50,000 लोग विक्टिमाइज हुए, जेल भेजे गए, चौबे जी, वाजपेयी जी जैसे लोग 12-12 साल तक नौकरी में वापस नहीं आए। उनके बच्चों ने क्या वेदनाएं झेली होंगी, उसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं भी
गांव के प्राइमरी और जूनियर स्कूल में जाकर के पढ़ाई करनी पड़ी। उस वेदना को मैं समझता हूँ। 68 में भी आपने कहा सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को धोखा दिया कि हम लड़ेंगे, फिर भाग गए। 74 में तो कमाल ही कर दिया आपने, अपने बच्चे भर्ती कराए, मलाई खाई, लॉयल इंक्रीमेंट दिए और जो है वो हमारे बच्चे बच्चियों को, महिलाओं को बेइज्जत कराया, लोगों के घर छापे डलवाए, उनको अरेस्ट कराया। मधु दलवते ना आता तो आधे लोग अभी भी नौकरी से बाहर होते। मैं तो बधाई देता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे कि उन्होंने वन पेन ऑफ स्ट्रोक सबको नौकरी में बैक बेनिफिट से वापस लेने का काम किया। सरकार गई तो सबसे बड़ा फायदा रेल कर्मचारियों को। तो हमारा चरित्र है शाहीर होना, उनका चरित्र है मलाई खाना। अभी मलाई खाने वालों को अगर आप कुछ मजबूत करना चाहते हैं तो मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई सोचेगा। आप खून देने वालों की ही बात करें, जो खून दे सके उसी की मदद करें। एक साथी ने बोला एक दिन, कहा कि आप में उनमें क्या फर्क है, तो उसने बताया, बच्चे ने, नौजवान साथी था, उसने कहा कि हम खून देने वाले मजनू हैं और ये दूध पीने वाले मजनू हैं। दूसरे बच्चे ने कहा, ये भाई ये दूध पीने वाले मजनू और खून पीने वाले मजनू फर्क क्या है? तो उन्होंने कहा, आप लैला मजनू जानते हैं? कहना हाँ खूब अच्छी तरह जानते हैं, मैं तो जवान हूँ, मेरे खून में अभी प्यार का उबाल है, मैं क्यों नहीं जानूंगा? तो उसने कहा लैला मजनू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बड़े जालिम थे उसके परिवार वाले लोग, तो वो उसको आने ही नहीं देते थे, मार मूर करके उसको बाहर, गांव के बाहर एक खाई में फिंकवा दिया। और लैला बेचारी रोज शाम को एक कटोरा दूध भर करके उसको भेजती थी। एक मुस्तंडा आता था और वो दूध लेकर के कहता था मैं पहुंचा दूंगा इसको मजनू को तुम्हारे, और अपना आराम से पी जाता था, चला जाता था। एक आध महीने के बाद में उसने देखा, पूछा कि, और रोज पूछती थी कि हमारे मजनू का हाल क्या है? कहती बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। एक महीने में उसको शक हो गया कि मेरा मजनू ठीक कैसे हो सकता है मेरे बिना। तो उसने जब सख्ती की तो उसने बता दिया, कहा भाड़ में जाए तुम्हारा मजनू, हम तो दूध पीने वाले मजनू हैं, वो खून देने वाला मजनू तुम्हारा वहाँ पढ़ा है, शीशक रहा है। ये नागर रेलवे यूनियन है, इसका कैडर है, इसके साथी हैं, ये खून देने वाले लोग हैं। ये इस तरीके के जो है वो झांसे में आने वाले लोग नहीं हैं, इनको समझ लेना चाहिए। मैं आप साथियों से एक ही विनती करता हूँ कि चुनौतियाँ बहुत हैं, आज तक रेल बची है तो आपकी ताकत से बची है, अभी भी कोशिश हो रही है, नए तरीके से कोशिश हो रही है, नया जाल लाए पुराने शिकारी। अभी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का बहुत जोर शोर से चलन हो गया है। 10,000 रुपए में खलासी, 20,000 रुपए में जो है वो एसएससी, 15,000 रुपए में क्लर्क, 15,000 में टेक्नीशियन। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का चलन हो गया। इस चलन अगर कामयाब हो गया तो ये परमानेंट वाले लोग कहां जाएंगे? जो आज नौकरी में आते हैं, जिनको 70,000 रुपए मिलता है, वो कहां जाए? तो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने। इस कदर आउटसोर्सिंग है कि काम का सारा बोझ हमारे कर्मचारियों के सर पे आता जा रहा है। कितनी लड़ाई लड़ी हमने, तब जाकर के एक चिट्ठी बड़ी मुश्किल से सीधे मंत्री से बात करी, तब जाकर के सीआरबी ने एक चिट्ठी जो है वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर को लिखी कि नए एसेट्स के लिए आपको हमें आदमी देने होंगे, और साथ में जो ये फार्मूला है कि एक लाश लाइए एक जिंदा ले जाइए, ये मालूम है आपको कि नहीं? ये फार्मूला है रेलवे में, है ना?
तुम तो समझ ही जाओगे, आईटी कैडर के लोग हो ना। ये पीड़ित समाज के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनको जल्दी ही समझ आता। ये नियम बना दिया कि आपका नया काम भी आया हुआ है तो आपको एक पोस्ट सरेंडर करनी पड़ेगी, तब एक पोस्ट जो है आपको मिलेगी। ये कानून है, कहां से दे देंगे आप? काम बढ़ता जा रहा है। केआरडी में आपने नया इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया और आप कहते हैं पोस्ट सरेंडर कर दीजिए। भैया मुंह मत चलाओ, मेरा भी मुंह चलने लगता है। नहीं आप मुंह चला रहे, क्या खा रहे? कि यार मेरे को भी मुंह चलाना चाहिए, और चलाओ तो मेरे को भी दे के चलाओ, ताकि तुम भी खाओ हम भी खाओ। नई गाड़ी चलेगी, कोई गाड़ी बंद नहीं होगी तो कहां से आप सरेंडर दे देंगे? नया स्टेशन खुलेगा, स्टेशन मास्टर चाहिए, पॉलिसमैन चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो जब तक कोई दूसरा स्टेशन बंद नहीं होगा कैसे वो आप चालू कर देंगे उसको? अजीब किस्म का राज है इस समय। आप जो है वो नए सेट्स के केस में जो है वो हमको सरेंडर दीजिए, तब जो है वो आपको पोस्ट सैंक्शन करके देंगे। मैंने भी अभी बात की जाकर के सेक्रेटरी फाइनेंस एक्सपेंडिचर से कि भाई ये रेलवे के लिए नहीं चलेगा, अभी चुनाव खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर लगते। अगर ये सिद्धांत कामयाब हो गया, कामयाब होगा ही, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर नए एसेट्स के केस में नए लोग आएंगे, नया रोजगार आएगा, रेलों में रेल कर्मचारी की संख्या और बढ़ने का काम होगा, मुझे ये पूरी आशा। बड़ी मुश्किल से पिछले साल 1,40,000 लोगों को भर्ती करा पाया था, अभी तक 52,000 पोस्टें आई हुई हैं, अभी 80,000 पोस्टें और निकलने वाली। 1800 के ग्रेड पे में तैयारी कर लीजिए, इस साल के अंदर अभी निकलेगी, हाल में निकलेगी। ये सिर्फ आपकी ताकत से निकलेगी, लेकिन फिर भी 1.5 लाख पोस्टें खाली रहेंगी। तो काम तो हम ही लोग करते हैं। अभी साथियों ने कुछ एनपीएस यूपीएस की चर्चा की। एनपीएस तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन मैं यूपीएस में जानता हूं कि जो 80% ओपीएस में है वो आपको यूपीएस में मिल चुका। ये मोदी जी ने ऐसे नहीं बुलाया। जब पूरा झगड़ा हो गया कमेटी के साथ, कमेटी कहती थी कि हम 40% से ज्यादा नहीं देंगे, आपको 40% से ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको 30% फैमिली पेंशन मिलेगी, आपको 5,000 रुपए मिनिमम पेंशन मिलेगी, और जब आप रिटायर होके जाएंगे तो आपको कुछ नहीं। ये कमेटी का प्रस्ताव था, कमेटी का ये प्रस्ताव। तो हम तो ये सब मानने वाले थे नहीं। हमने उनको साफ तौर पर कह दिया कि ओपीएस में सैलरी का आधा पैसा पेंशन में मिलता है, जब तक नहीं मिलेगा और उसका हम कोई बात करने वाले पूरी करो, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। और 30% में काम नहीं चलेगा। कोई पेंशनर मर जाएगा, 30% में उसका घर नहीं चल सकता, कम से कम 60% देना होगा। 5,000 रुपए में कौन अपना घर चला सकता है? मिनिमम पेंशन में आपको 15,000 रुपए देना होगा। और रिटायरमेंट के बाद आप कहते हो घर में खाली हाथ जाए। रिटायरमेंट एक उत्सव होता है, रिटायरमेंट एक उत्सव होता है। जब लोग रिटायर होते हैं तो घर में बुआ, ताई, मौसी, दमाद, बिटिया, नाती, पोते, बहू सब एक आशा से बैठते हैं कि आज भैया रिटायर होने वाला है, आएगा जरूर कुछ न कुछ हमको गिफ्ट मिलेगी। होता ही नहीं होता। और दोस्तों का सुभाष भाई क्या हाल होता है कि आज शाम को रिटायरमेंट है, बहुत बढ़िया से दावत मिलेगी। अगर कहीं उसमें कोई कमी रह गई
तो फिर तो समझ लीजिए आप बेकार आदमी है, बिल्कुल दरिद्र है। तो वो बढ़िया वाली दावत कैसे मिलेगी? पैसे नहीं मिलेंगे तो वह दावत कैसे मिलेगी? अल्टीमेटली ये मामला हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में चला गया। हम लोगों ने कह दिया कि हम तो हड़ताल का बैलेट ले चुके हैं। आपने हड़ताल का बैलेट लिया था ना? 95% लोगों ने हड़ताल के पक्ष में मत दिया था ना? हमारे पास तो आपका मैंडेट था, आपका मैंडेट था हमारे हाथ में। हमने कहा कि आज की तारीख से बातचीत बंद, हम हड़ताल की तारीख फिक्स करेंगे और हड़ताल पर जाएंगे क्योंकि हमारे साथियों का मैंडेट हमारे हाथ में। तो मेरे को सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए, अभी इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। अब कैबिनेट सेक्रेटरी की बात को टालना ठीक नहीं था। हमने कहा आप कह रहे हैं ठीक है और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। खैर उन्होंने 21 तारीख को अगस्त में फ़ोन किया कि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी मिलना चाहते हैं। हम लोग गए वहाँ पर। जाते समय हमारे तमाम साथियों के साथ मैंने बैठ करके मीटिंग की, उन्हीं साथियों के साथ मीटिंग की जो आजकल बहकी बातें करते हैं। और उनको वहाँ कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि इतना ले लो। तो हमने कहा खूब विनम्रता से उनको हाथ जोड़ करके कह देंगे कि सर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपको सीधे तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये निर्णय है कि जब तक हमको आधी भी सैलरी नहीं मिलेगी, जब तक उस पर डीएनएस इनाम नहीं मिलेगा, हम समझौता नहीं करेंगे। हम विनम्रता से आपको ये बताना चाहते हैं। अगर तुम और लोकेंद्र नारे न लगाओ तो तुम्हारी हाजिरी कैसे लगेगी? हरिओम भाई देखिए, जवाबी कीर्तन मान जा भैया, नहीं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बच्चियां भी बैठी हुई हैं। तो हमको कहा गया जाइए, ठीक है। हमारे दिमाग में भी उस समय तक तो उलझन थी, लेकिन एक दृढ़ निश्चय जरूर था कि हमने जो तय कर लिया उससे पीछे नहीं हटेंगे, भले इसके लिए कुछ करना। तो जा रहे थे तो वो गाना भी याद आ रहा था कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या पता क्या खबर। लेकिन जब उनसे मिले तो बिल्कुल अलग ही माजरा था। उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा भाई आइए, हमने सब बातें सुन ली हैं और मैंने इनको बोल दिया है कि जब 40% दे रहे हो तो 50% देने में क्या प्रॉब्लम है। तो सारा मामला बिल्कुल हो गया। अब एक बात बताइए कि अगर इस स्तर पे बातचीत हो रही है और 80% चीज़ों में समाधान हो रहा है, तो हम उनको कह देते अच्छा आपको 80% नहीं चाहिए तक तुम हम सिखाए हमारे उन्होंने कि बेटा उसको जेब में रखना और जो न मिले उसके लिए संघर्ष करते रहना, उसके लिए लड़ते रहना। तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि आपकी ताकत से, आपकी मदद से हम लोगों ने हाथी तो निकाल दिया है और एक झटका मारेंगे तो ये पूंछ भी निकल जाएगी, इसमें कुछ रखा नहीं है। मैं आपको बता दूं, सोनिया तेरे को भूख लग गई क्या? अच्छा नहीं भूख लगी हो तो बता, नहीं तेरे को ब्रेड भिजवा दो। अभी इसमें मुझे मालूम है 35 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कर रहे थे वो पेंशन के लिए, घटाते उसको 25 पे ले आए। आप चिंता मत करो, इसका रिव्यू होना है आने वाले समय में। इस 25 का 20 साल हम ही करा करके देंगे आपको। मैं आपको सारी चीजें तैयार कर ली। उसमें हमारे SC/ST के साथियों का जो रिक्रूटमेंट है वो भी हमारे हक में आ रहा है, OBC साथियों का भी रिक्रूटमेंट हमारे हक में आ रहा है।
जब आप भर्ती की उम्र बढ़ाएंगे तो आप इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? आप उसको जो है वो हमको 25 साल क्यों करेंगे? आप उसको 20 साल से और कम करना चाहिए, लेकिन 20 साल तो कम से कम लाना ही होगा। और 10% का कोई मामला नहीं है। 10% तो आपका है, वो आपके बाप का है, मैं 20 बार कह चुका हूँ। ये मामला 20% का है, जो 10% आपका है और 10% सरकारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह 10% आपको मैं ब्याज के, मैं लाभांश के, मैं एन्युटी के आपकी जेब में जाएगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ। तो इसलिए यूपीएस का ओपीएस का ज़्यादा तंग होने की जरूरत नहीं है। आज जो तंग होने की सबसे बड़ी वजह है वो 8वां वेतन आयोग है। वो हमारे लिए चिंता का विषय है, आप सबके लिए भी होगा। आप लोग 10 साल के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ती रही हैं, बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती रही? तो आप लोग 10 साल बाद उसकी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो कि नहीं? चार महीने से प्रयास कर रहा हूं और 1 जनवरी 26 से हमारे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी, उनके भत्ते बढ़ा दिए, उनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बदल दिया। लेकिन बड़ा ही ढुलमुल रवैया है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हमारे पास भी अभी समय नहीं है, लेकिन मैंने एक बात भारत सरकार को कह दी कि 31 दिसंबर तक का समय आपके हाथ में। आपने 31 दिसंबर तक अगर वेतन आयोग की घोषणा कर दी तो ठीक है, वरना ऑल इंडिया फेडरेशन अपने तमाम साथियों के साथ जो केंद्र सरकार में हैं, कन्फेडरेशन के लोग हैं, डिफेंस के सिविलियन लोग हैं, उन सबको साथ में लेते हुए आने वाले जनवरी में एक आपके खिलाफ संघर्ष छेड़ने का ऐलान करेगा, आपके खिलाफ जंग करने का ऐलान करेगा। आप लोग उसमें शामिल होंगे ना? ये काम आप ही कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसलिए अगर रेल को बचाना है तो एनआरएम को लाना है, नया वेतन आयोग लाना है तो एनआरएम को लाना है। अगर प्रोन्नतियां लेनी है, अभी आपने देखा हमने ट्रैकमैन का 4 ग्रेड स्ट्रक्चर कराया, अभी पॉइंट्समैन का 4 ग्रेड स्ट्रक्चर कराया, अभी 10-15 दिन में चिट्ठी आने वाली है। शंकर जी की जटाओं में थी, क्या करके प्रार्थना वार्थना किया है, पूजा वूजा किया है, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जटाएं खोल देंगे और जल्दी ही जो है वो गंगा पहुंच जाएगी नीचे। अभी 2800 तक का ग्रेड आ रहा है उनका, उसको 4200 में लाना है। अभी तमाम हमारे साथी जो एमसीएम है उनका आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। 2% एमसीएम होता था, स्वर्गीय वाजपेयी जी ने कराया था, TN वाजपेयी जी ने, हमने उसको बढ़ा करके 26% कराया। कराया या नहीं कराया? कराया या नहीं कराया? कराया ना। अभी 40% होने वाला है, 40%, और 40% ही नहीं होने वाला है, एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा 4600 में आने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूंगा। हमारे तमाम रनिंग स्टाफ के साथी हैं, 4200 के गेट पे में वंदे भारत चलाते, राजधानी शताब्दी चलाते, सुपरफास्ट मेल चलाते, अब की लोकेंद्र बाबू खुश नहीं हुए, अब की नहीं खुश हुए। 4600 के गेट पे चाहिए या नहीं चाहिए? और तुमको मिलेगा तो CLI भी वही नहीं रहेगा, वो भी 4800 में जाएगा। ये भी समझ लीजिए।
अभी जब हम 48 से 54 की लाइन लड़ रहे थे तो लोगों को लगता था यार ये एसएससी है, ये सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा होगा। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर है। मुझे हंसी आती थी कभी कभी जब वो कमेंट करते थे, हमको तो मालूम था क्या होने वाला है। तो आपने देखा एसएससी के साथ तो अत्याचार था, अन्याय था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने CWLI हो, TI हो, CMI हो, CTI हो, SS हो, हर साथी को 48 से 5400 के ग्रेड पे मिलाने का काम किया। हर साथी को 48 से 5400 के ग्रेड। और अभी 4800 और 5400 के बीच में 4 साल का अंतर है। आने वाले समय में ये 2 साल के अंदर आपको 5400 का ग्रेड पे दिलवाने का काम करूंगा। ये भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब सबको 2 साल में, तो फिर एसएससी को 4 साल में क्यों, दूसरे साथियों को 4 साल में क्यों? कुमार मिश्रा जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद, कमरेश शर्मा जिंदाबाद। आज के दिन में दिनेश भाई, आज के दिन में रेल कर्मचारी वो नहीं है जब हम भर्ती हुए थे तब था। आज का रेल कर्मचारी बहुत इंटेलिजेंट, बीटेक है, डिप्लोमा, PhD है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो उसके लिए बेहतर प्रमोशन केवल होना ही चाहिए। इसलिए हमने पहले GDC नहीं होता था, अभी 25% के बजाय उसको 50% कराने का काम किया। और 50% GDC होता है। और को GDC से भरने का काम कर सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टों का। यह भी आदेश बोर्ड ने करने का काम, हम प्रयास करेंगे उसके। लेकिन अभी ये तो है, हम LDC की लड़ाई पुराने तरीके से लड़ रहे हैं, पुराने जमाने से लड़ रहे हैं, PUC के टाइम से लड़ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में अपने इन तमाम पढ़े लिखे साथियों के लिए LDC ओपन कराने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन करेगा। ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे तमाम महिलाएं ट्रैकमैन में, लोको पायलट्स में काम करती हैं, ऑर्डर ड्यूटी में काम करती हैं। अभी भाई चंद्रप्रकाश ने कहा कि वो जब CG अपॉइंटमेंट में आती हैं उनके लिए 50% आरक्षण कराया जाए। मैं भाई चंद्रप्रकाश को कहता हूं कि हमने 100% आरक्षण कराया हुआ, 100%। हर जनरल मेजर ने तमाम DRMs को यह कह करके रखा है कि अगर महिलाओं का कोई केस आएगा तो उनको बाबू बनाने के लिए हमारी अप्रूवल बिल्कुल लिबरल तरीके से जाएगी। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जिस समय भर्ती का टेंडर जाता है वो भी हमारे साथी ही करने का काम करते हैं। वो जो हमारे जो पोस्टें निकाली गई उनमें जहाँ पर 100 पोस्टें होनी चाहिए वहाँ पर जो है वो 200 पोस्टों का एंट्रेंस चला गया। उसकी वजह से तमाम जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लोग जो पोस्टें नहीं है उनके अलावा भी आ गए। आज उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से उनको मजबूर होकर के टेक्नीशियन में भेजने का काम रहा। हमने मांग की है कि महिलाओं को 1 टाइम एग्जम्पशन दे करके ये जो तमाम ऑर्डर ड्यूटी में, TRD में, टेक्नीशियन में, ALP में, ट्रैकमैन में जो महिला साथी काम कर रही हैं 1 टाइम एग्जम्पशन में उनको जहाँ जाना चाहती हैं उनको कड़कड़ी चेंज करके भेजने का काम किया। ये हमारी मांग, जवानी साहब ने मान भी लिया, लेकिन बाद में उसकी जलेबी बनाने में लोग लग गए। हम उस जलेबी को उसका छोड़ ढूंढ करके ठीक कराने का काम करें। तमाम महिला साथी हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि 6ठे वेतन आयोग में
CCL का 2 साल की आपको बच्चों की परवरिश के लिए सवा इतने का विकास मिला था। अभी हमारे इस पीछे सातवें वेतन आयोग ने बेईमानी करके हमें 20% कटौती करने का काम किया। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको वो 20% की कटौती खत्म करा करके हम निश्चित तौर पर 2 साल का सवैतनी का अवकाश फिर आपको दिलवाने का काम करेंगे। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। महिला साथियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियाँ मिले, उनको वर्किंग कंडीशन ठीक हो, इसके लिए भी हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। हमने आदेश करा दिए कि जहाँ एक महिला भी काम करे वहाँ सेपरेट चेंज रूम और सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रास रूट पे कहीं कहीं पर लागू नहीं हुई है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम उसको लागू कराने का काम करें। अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग आने वाली है, तमाम कैडर के साथियों का प्रमोशन होगा। हमारे तमाम ट्रेन स्कूल के साथी हैं, परेशान रहते हैं कि हम 4200 के बाद कहाँ जाएंगे। हम उनके लिए भी चैनल खुलवाएंगे, उनको भी 4600 में ले जाने का काम करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ हमारे कुछ कैडर हैं जिनमें IT कैडर भी है, CLI भी है, CHI भी है, स्टेशन मास्टर्स भी हैं, स्टेशन मास्टर नहीं सॉरी स्टेनोग्राफर्स भी हैं, जिनका कि 4800-5400 का ग्रेड पे नहीं मिला। घबराइए नहीं, गांधी बाबा जल्दी ही आदेश आने वाले हैं, आपको भी वही लाभ मिलेगा जो दूसरे साथियों को मिलने का काम है। मैंने ये मजाहिया तौर पर बात नहीं की। ये जो 3AC का पास है वो निश्चित तौर पर ममता जी की ममता को टटोल करके हमने आपको ला करके देने का काम किया था। मैं आने वाले समय में कोशिश कर रहा हूँ कि एक पास जो है वो 2 पास में बदल जाए और कॉम्प्लीमेंट्री पास भी जो मिले वो भी आपको 3AC का मिले। ये ठीक नहीं है कि नौकरी कर रहे हैं तो ठंडी गाड़ी का पास और जब रिटायर हो जाए तो फिर गर्म गाड़ी का पास, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हीन भावना लोगों के अंदर भरी हुई कि अगर माँ को तीर्थ यात्रा पर ले जाना है तो पहले बाप को मारना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपके पास पर आपके माँ बाप को भी तीर्थ स्थान ले जाने के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। मैं आपको कह रहा था चिकित्सा की व्यवस्था तो हमने पहले से कर दी थी, ममता जी के ज़माने में करा दी थी, जिसमें ये आदेश आ गए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया था कि रेल कर्मचारियों के माँ बाप को जहाँ रेल कर्मचारी इलाज कराता है वही उसका माँ बाप भी इलाज कराएगा। लेकिन सदानंद गौड़ा जी ने आने के बाद पार्लियामेंट में ही आश्वासन समिति से निकाल करके उसको खारिज कराने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में जहाँ आप इलाज कराएंगे आपके बूढ़े माँ बाप भी वही इलाज कराएंगे। ये व्यवस्था हम लोग कराने का काम है। तो बातें तो बहुत, हम सिर्फ आपकी चिंता नहीं करते हैं, हम आपके बच्चों की भी चिंता करते हैं। आपके बच्चे पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बन पाएंगे तो रेल में उनके बच्चों को नौकरी देनी होगी, यह हमारा उद्देश्य है। और ऐसा हमने करके दिखाया भी है। दिखाया या नहीं दिखाया? हमने लार्जेस्ट स्कीम के अंतर्गत 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी कोर्ट में किसी के जाने की वजह से हुई है, आप घबराइए नहीं। आने वाले समय में उन व्यवस्था को नॉर्दर्न रेलवे यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन दोबारा बहाल कराएगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपका रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, यूनानिमस तरीके से कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन शंकर जी की जटाओं में फंसा हुआ है। उसमें TRD के लोगों को, SNT के लोगों को, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, जहाँ भी रिस्क है वहाँ हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने का फैसला किया हुआ है। एक्सपेंडिचर्स का मैं भी परसों कर रहा हूँ, आने वाले कल में आपको रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। इस बात की मैं आपको पूरे का काम करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। समस्याएं तो बहुत है। अभी हमने दबाव डाल करके
जो है वो कि रेलवे में 8 घंटे की ड्यूटी होना चाहिए। अभी साथियों ने आपके सामने बात रखी, अंग्रेज चले गए, लेकिन गोरे अंग्रेजों से ज्यादा ये काले अंग्रेज खतरनाक है। इनका जुल्म गोरे अंग्रेजों से भी ज्यादा। 8 घंटे की ड्यूटी का आदेश है, 12-12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। पॉइंट्समैन से, गेटमैन से, तमाम ऑपरेटिंग और दूसरे स्टाफ से, स्टेशन मास्टर 32, 36 घंटे ड्यूटी करने के लिए बाध्य। रनिंग स्टाफ कहा जा रहा है कि इनको सिर्फ फुट प्लेट पे 9 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जा सकती, 36 घंटे में इनको घर आना पड़ेगा। आदेश है, लेकिन हमारी पीएनएम में आदेश है, लेकिन आज तक ये हो नहीं पा रहा है। तो आने वाले समय में मैं अपने तमाम भाई और बहनों के विश्वास दिलाता हूं कि ये जो डीपी त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट है, जो हमारे दबाव के बाद बैठा दी गई थी हाई पावर कमेटी, उसकी रिपोर्ट को ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन लागू कराएगा, 8 घंटे की ड्यूटी कराने का काम करेगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। तो जो हमने किया है वो तो आपके सामने है, जो मैंने आपसे कहा है वो आपके सामने है। झूठी बातें करना हमारी आदत नहीं है। हमारा नारा है, काम किया है काम करेंगे, काम किया है, झूठे वादे, झूठे वादे, काम किया है, झूठे वादे, तो जो कहते हैं वो करते हैं। और इन्हीं के साथ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा जीवन हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए समर्पित है। लोग जो मर्जी आए उड़ाते रहे, मुझे बहुत तकलीफ भी होती है कभी कभी, क्योंकि सब जानते हैं कि एक दुर्घटना में मेरा बेटा भी चला गया, मेरी पत्नी भी चली गई, मेरी पोती भी चली गई। ट्विटर पे भी एक दिन देख रहा था तो किसी साथी ने कहा कि ये अपने बेटे को एमएलसी एमएलए के टिकट दिलवाने के लिए सब कर रहा है। तो ये इतनी गंदी मानसिकता के लोग हों तो उनसे क्या कहा जाए। सही बात कह रहा हूँ भाई बहनों, इनके पास कोई मुद्दे नहीं, इसलिए इनका मुद्दा शिव गोपाल हो जाता है। और इसलिए हो जाता है कि ये शिव गोपाल अपना नहीं, लाखों बच्चे बच्चियों का लाल है, लाखों माताओं का लाल है, बहनों का लाल है, इसलिए इनको ज्यादा परेशानी है। बहरहाल इनकी बात पर हमको कोई अफसोस नहीं है। जिनकी जैसी मानसिकता होती है वो उस तरीके की बातें सोचते हैं। मेरा तो एक ही सोच है कि सारा जीवन रेल कर्मचारियों के लिए समर्पित था, है, भविष्य में भी रहेगा। आपसे एक ही विनती है कि 4, 5, 6 में पूरी ताकत से, प्रचंड बहुमत से अगर आप सिंगल यूनियन के रूप में नॉर्दर्न रेलवे यूनियन को लाएंगे तो रेलवे भी बच जाएगी, वेतन आयोग भी आएगा, काम के घंटे भी घट जाएंगे, आपकी वर्किंग कंडीशन भी सुधर जाएगी, और जो आपके मकान है लिविंग कंडीशन उनके अंदर भी सुधार आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी। देखिए साथियों, अभी हमारे अध्यक्ष साथी भारद्वाज अभी इसको कंक्लूड करेंगे। सबके लिए भोजन की व्यवस्था 4 नंबर में है, सभी साथी भोजन करके जाएंगे। मैं साथी अध्यक्ष को कहूँगा आए और समाप्ति की घोषणा करें। स्टेज के सभी साथियों से अनुरोध है कि आप तमाम लोग एक बार एक फोटो के लिए आ जाए। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन के, एस्मा के, हमारे अम्बेडकर युवा वाहिनी के, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय महामंत्री जी, और मैं महाराज जी को कहूँगा कि वो अपनी बात